गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट का वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। हम वायुमंडल में संगठन और संरचना के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लेयर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या उसको तापीय मंडल के रूप में हम जानते हैं। लेकिन इस पूरे वायुमंडल की संरचना किन कारकों के द्वारा हुई है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण जो है, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे चारों ओर जिसने घेरा हुआ है वायु ने, वो वायुमंडल है। यह सौर विकिरण हमारे धरातल पर सूर्य की किरणें लघु तरंगों के रूप में आती हैं और दीर्घ तरंगों के रूप में क्या होती हैं, लौटती हैं। आने का समय उसका 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, वो लघु तरंगों के रूप में, और जब यहाँ से परावर्तित होती हैं तो दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं, जो कि जब आती हैं तो वो हमारे वायुमंडल के लिए कैसी होती है, पारगम्य, पारदर्शी, जिसमें होके वो प्रवेश कर जाती है। जबकि पार्थिव विकिरण, पार्थिव का मतलब जो धरातल से वापस अंतरिक्ष में लौट रही हैं, वो दीर्घ तरंगों के लिए जाती हैं, जो कि अपारगम्य, कई कुछ तो लौट जाती हैं, कुछ क्या होती हैं, लौट नहीं पाती हैं। अगर लौट नहीं पाएंगी तो जो सूर्य से प्राप्त ताप है वो हमारे धरातल पर ही बना रहता है। अब वो किसके द्वारा अपारगम्य हो जाती हैं, जैसे धूल के कण हैं, बादल हैं, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, मृदा है, बहुत सारे कारक होते हैं जो उसको रोक लेते हैं, जिसके कारण औसतन तापमान हमारे धरातल का 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ये जीके का भी क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए धरातल का औसतन तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, जो जीव मंडल का आधार है। इसी के आधार पर हमारी सारी प्रक्रियाएं काम करती हैं, जीवन का आधार निर्भर करता है। वायुमंडल पार्थिव विकिरणों से सर्वाधिक गर्म होता है। देखिए, आने से गर्म नहीं होता कि सूर्य की किरणें आ रही हैं वो गर्म कर रही हैं, नहीं, जब वो लौटती हैं और हमारे वातावरण में रुक जाती है वायुमंडल में, तब हमको ताप की प्राप्ति ज़्यादा होती है। त्रिवार्था की बात करें तो उन्होंने कहा था, पृथ्वी के परिस्थिति गैसों का एक विशाल आवरण है जो पृथ्वी का अभिन्न अंग है, जो इसे चारों ओर से घेरे हुए, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब ये वायुमंडल हमारे ऊपर कैसे टिका हुआ है, हमारे ऊपर मतलब धरातल के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये हमारे पृथ्वी के ऊपर आबद्ध है। सामान्यतः वायुमंडल का विस्तार 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, परंतु स्टाइलर महोदय ने कहा था 80,000 किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार है, जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विद्यमान है। संपूर्ण वायुमंडल का भार अगर हम देखें, उसमें गैस 95-95% गैसों के माध्यम से, इसका मतलब वायुमंडल में सर्वाधिक जो कार्य कर रही हैं वो हैं गैसें। क्रिचफील्ड महोदय ने भी बताया, लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग में वायुमंडल का अस्तित्व आया था और वायुमंडल की उत्पत्ति की एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार गर्म गैसीय पृथ्वी के ठंडे होने से प्राथमिक अवस्था में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी, इनको कहते हैं प्राथमिक गैसें। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कभी पूछा जाए कि प्राथमिक गैसें कौन सी हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम। और अगर आपसे पूछा जाए सूर्य में कौन सी गैसें हैं, तो सूर्य में भी यही हाइड्रोजन और हीलियम है। और सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकलते हैं, जिससे ताप की उत्पत्ति होती है। इसी वजह से उसमें से हर वक्त क्या होता है, तापीय प्रसार होता है। ज्वालामुखी उद्गार, गर्म जल के स्रोत, ठोस पदार्थों के रासायनिक संगठन, विघटन, विखंडन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण से वायुमंडल का निर्माण कहते हैं। देखिए, आप बुक्स में पढ़ेंगे तो कई जगह लिखा हुआ है, धरातल पे जो सबसे पहले ऑक्सीजन आई थी वो ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से आई थी। ठीक है, कई बार देखते हैं हमें वायुमंडल लाल दिखाई देता है, तो उसका कारक भी कहीं ना कहीं इन्हीं कारकों को बताते हैं। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई देता है। और नीला किस धूल के, देखिए, पार्थिव धूलकण सतह के निकट होते हैं और ब्रह्मांडीय धूलकण 50 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पे होते हैं, किसके द्वारा बनते हैं, उल्का पिंडों के घर्षण। देखिए, जैसे हम पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं। ग्रहों के साथ साथ उसमें एस्ट्रॉइड, उल्कापिंड भी हैं, जो कि क्या करते हैं, जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर आते हैं तो स्पीड से नीचे आते हैं, बहुत तेज़ी से। जब बहुत तेज़ी से आएंगे तो उनमें क्या होता है, ताप उत्पत्ति होती है और वो जलने लगते हैं। कई बार कहते हैं ना, हम आकाश में देख रहे हैं, अरे तारा टूट रहा है, वो तारा नहीं, वही उल्कापिंड होते हैं, जो कि ताप के कारण जल के एकदम तेज़ी से नीचे ग्रेविटी सिस्टम के कारण खींचे चले आते हैं।
तो वो एक अलग प्रक्रिया है। तो वो किसके कारण, उल्कापिंड आपस में कई बार ऐसा होता है नज़दीक आ, उनमें टूट फूट होती है, तो उनके जो कण होते हैं वो कौन से कण कहलाते हैं, ब्रह्मांडीय धूल कण कहलाते हैं। अगला कारक इसमें आता है जलवाष्प। जलवाष्प आप सभी जाने हैं, जब पानी गर्म होता है तो उस पर भाप उड़ती है, वो जलवाष्प है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी और परिवर्तनशील जो तत्व है वो है जलवाष्प। अस्थायी क्यों है, क्योंकि हर वक्त जलवाष्प निकले ज़रूरी नहीं है, वो तो ताप पे निर्भर करता है। इसकी मात्रा 4% तक अधिकतम हो सकती है। किस पे, धरातल पे, संपूर्ण धरातल पे अगर अधिक से अधिक जलवाष्प होगी तो कितनी होगी, 4, और ये औसतन है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प में कमी आती है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं जलवाष्प की मात्रा पानी का से वाष्पीकरण कम होता जाएगा, हाइट पे बहुत हाइट पे नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से क्यों कारण है ये भी हम जान लें कि जैसे जैसे पानी गर्म होगा जलवाष्प बनेगी, वो ऊपर उठेगी, गर्म होकर हल्की होकर ऊपर जाएगी। ऊपर जाने पे 162-65 मीटर पे जाके -1 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। जब माइनस में हो गया तो हम तो किलोमीटर में, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला मंडल है क्षोभ मंडल वो 12 से 13 किलोमीटर की हाइट पे, तो वहाँ तक जाते जाते जो जलवाष्प थी वो जमने लगेगी तो बादलों के रूप में हमें दिखाई देगी। तो इससे ज़्यादा हाइट पर वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ही मिलता है। मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे जाएगी वो जलवाष्पीय रूप ना रह के उसका कैसा हो जाएगा, ठोसीय रूप में परिवर्तित होने लगती है। उष्ण आर्द्र विषुवतीय प्रदेश ये कौन से हैं, भूमध्य रेखा के पास की बात कर रहे हैं हम। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इन प्रदेशों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक व ध्रुवों पर उष्ण मरुस्थलों में इसकी मात्रा सबसे कम होती है। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए हमारा ये ग्लोब है और ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ठीक है। अब इससे जैसे यहाँ पे ज़्यादातर हमारा प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक ओशियन, ये एटलांटिक ओशियन और ये हमारा इंडियन ओशियन, ठीक है। ये एटलांटिक, ये इंडियन ओशियन, तीनों ओशियन का जो जल की मात्रा है सर्वाधिक कहाँ पे, इस भूमध्य रेखा पे ही है। सूर्य की किरणें इस पर एकदम सीधी पड़ेंगी, सीधी पड़ने के कारण यहाँ क्या होगा, जो जल है वो गर्म होगा, गर्म होकर उसमें से क्या बनेगी, भाप बनेगी। भाप बने के मतलब जलवाष्प बनेगी, तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक जलवाष्प पाई जाती है। और वो विशेष रूप से बात की जाए तो आपका 0 डिग्री से लेके तकरीबन 15 से 20 डिग्री के बीच में ये सबसे ज़्यादा पाया जाए। चाहे मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूँ, चाहे मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूँ, वहाँ इनकी संख्या हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। और ध्रुवों पे क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ध्रुवों पे देखिए बर्फ जमी होती है, बर्फ में से तो इतना वाष्पीकरण हो ही नहीं सकता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है तथा ठंडी वायु गर्म वायु की तुलना में जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम रखती है, क्योंकि भाई ठंडी वायु में से जल वाष्प कम होगी। वायुमंडल में जल वाष्प 3 कारणों से बनती है। एक तो वाष्पीकरण, संघनन होगा, संघनन मतलब वर्षा की बात करिए, वाष्पोत्सर्ग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब हरी पत्तियां अपना कार्य करती हैं तो उसके ऊर्ध्वपातन, बर्फ का सीधे गैस में बदलना, बर्फ भी तो मेल्ट होती है, पिघलती है, तो वो भी सीधे गैसीय रूप में बदलती है, तो वो क्या हो जाती है, ऊर्ध्वपातन। तो 3 प्रक्रियाओं से वायुमंडल में हमें जलवाष्प की प्राप्ति होती है। अब हम इसे नापते कैसे हैं, जलवाष्प डॉप्सन इकाई में, ठीक है। अगला हम बात करें ओजोन गैस का वायुमंडल। अब हम गैसों की बात करें, कौन कौन सी गैसें हैं, ये कौन कौन से कारक हैं। तो इनमें हमारी मुख्य रूप से जैसे मैंने आपको धूलकण बताए थे, धूलकण मैंने उल्कापिंड के भी बताए थे आपको, और किसके बताए थे, हमारे धरातल से जो जाते हैं धूलकण। लेकिन फिलहाल हम धूलकण की बात करें, गैसों की हम दोबारा में बात कर लेंगे। वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका, वायुमंडल के निचले भाग में सबसे ज़्यादा धूलकण होते हैं, लेकिन कुछ आकाशीय पिंड विखंडन से बने, आकाशीय विखंडन मतलब उल्का पिंड के विखंडन से बने धूलकण वायुमंडल के मध्यवर्ती मिड एरिया में रहते हैं। ये धूलकण सूर्य का ताप अवशोषण करते हैं, परावर्तन और प्रकीर्णन में महत्वपूर्ण, देखिए यही ताप को रोके रखते हैं धरातल पे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्द्रता ग्राही होते हैं, क्या कहते हैं, जो नमी होती है उसको सोख लेते हैं। इसके चारों ओर जलवाष्पीय कण जमा होते हैं, जिससे क्या हमें दिखाई देता है, धुंध है, कोहरा है, मेघ है, वर्षा के कारण। इन्हीं धूल कण के कारण जब ये होते हैं तो जब सूर्य की रेजेस पड़ती हैं तो हमें कैसा दिखाई, नारंगी नहीं लाल लाल जो दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के माध्यम से ही होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा लालिमा दिखाई देती है। प्रकीर्णन मैंने आपको बता ही दिया था, आकाश का नीला रंग का पार्थिव सतह और इसके कारण
अब इसके बाद है कि हमारे धरातल पर कौन कौन सी गैसें हैं जो कार्य करती हैं। तो वायुमंडल के संगठन में मैंने आपको कहा था मुख्य भूमिका धूल कण, जलवाष्प और गैसों की सबसे ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ जलवाष्प हो गया, धूल कण हो गए, गैसों की बात करें तो हमारी मुख्य रूप से जो गैसें आती हैं हर एक मंडल में अलग अलग हैं, लेकिन कहीं पे ओजोन गैस है, कहीं पे ऑक्सीजन भी है, तो हर जगह अलग अलग गैसों के कण हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमारी गैसें हैं तो ऑर्गन है, निष्क्रिय गैस है। अब अगर प्रॉपर अगर यहाँ से नहीं आता तो हम गैसों के माध्यम, जैसे वायुमंडल के संगठन में हम गैसों की बात करें तो सर्वाधिक भार आयतन किसका होता है? वायुमंडल में गैसों का। वायुमंडल में मुख्यतः 10 गैसें मिलती हैं। इन गैसों में से समुद्र तल पे 9 गैसें विद्यमान हैं। मुख्य रूप से समुद्र तल बहुत बड़ा है क्योंकि हमारे धरातल पे जल क्षेत्र ज़्यादा है। इसमें ये गैसें दो प्रकार की, हल्की गैसें, भारी गैसें। मैंने कहा था धरातल पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं जिनको प्राथमिक गैसें कहते हैं, और द्वितीयक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, मीथेन है, ऑर्गन है, बाकी की गैसें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो 80 किलोमीटर की हाइट तक मिलेगी, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक की हाइट पे मिलेगी, नाइट्रोजन है वो 150 किलोमीटर की हाइट तक मिलेंगी। तो ये गैसों का वितरण है किस हाइट पर कौन कौन सी गैसें पाई जाएंगी। अब इनमें भी दो प्रकार की गैसें होती हैं, स्थायी गैसें और अस्थायी गैसें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं हीलियम ये गैसें स्थायी गैसें जो धरातल पर बनी रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये क्या होता है परिवर्तनशील, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसी हो जाती हैं, अस्थायी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक आयतन 78.08% किसका है? नाइट्रोजन का, और इसका भार जो धरातल पे है 75.5% है। लेग्यूमिनस दलहनी पौधे जैसे दालें होती है ना, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। नाइट्रोजन जब नाइट्रेट में बदल जाता है तो पौधों के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है। दूसरी है ऑक्सीजन, आयतन इसका जो है 20.94% है हमारे धरातल पर, भार 23.1% है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनती है। देखिए कई सोचते होंगे कि नाइट्रोजन इतनी है और ऑक्सीजन कम है, जबकि ऑक्सीजन हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि हम ब्रीथ तो उसी से करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का जो कार्य होता है वो आग लगाना होता है। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या पृथ्वी पे आग लगने की संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी, और नाइट्रोजन क्या करती है? आग को बुझाने का काम करती है। तो हमारे लिए लाभकारी नाइट्रोजन है। हमारे जीवनदायी ऑक्सीजन है हमने माना, लेकिन लाभकारी नाइट्रोजन है। तीसरी है ऑर्गन, कैसी गैस है? निष्क्रिय, अक्रिय गैस है, अपने आप कोई कार्य नहीं करती। आयतन 0.93 है, भार 1.28 है। अगली गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका आयतन 0.032% है, परिवर्तनशील गैस है, भार 0.04% है। ये हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक व भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए भी उत्तरदायी गैस है। पृथ्वी पे जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण होता है या पॉल्यूशन की बात करते हैं उसमें भी काफ़ी का। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में का संबंध CO2 की कटौती से ही है। उसी से शुरू किया गया था कि जैसे हमारे व्हीकल्स हैं और हमारे जितने भी गैजेट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं CO2 निकलती है जो कि हमारे वातावरण में क्या करती है? हानिकारक कारक निर्माण करती है। नेक्स्ट है नियॉन, यह एक अक्रिय गैस है जिसका आयतन 0.0018% है। हीलियम हल्की गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन देखिए दोनों हल्की गैस हैं, आयतन 0.005%। ये आपको आयतन और भार जरूर याद करने। हाइड्रोजन ये भी हल्की गैस है, आयतन 0.0005% है इसका भी। क्रिप्टन या जेनन, जिनॉन कहते हैं, आयतन 0.00006%। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ओजोन गैस, जिसे O3 कहते हैं, O2 + O + M। ये इसका अगर सूत्र की बात की जाए तो कई जगह आपको मिलेगा O2 + O + M। ये जो होता है ये ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, ये ऑक्सीजन के अणुओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और इनके निर्माण से क्या बनती है? ओजोन गैस बनती है। यह मूलतः रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ओजोन मंडल में बढ़ती है। इसका सर्वाधिक जो संगठन है जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है वो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य ये सर्वाधिक पाई जाती है। तो अगर ओजोन मंडल का आपको स्थान पूछा जाए तो कहाँ है? समताप मंडल में ही एक प्रॉपर एरिया आ जाता है 15 से 35 किलोमीटर के मध्य, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी पे देखिए अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन मंडल में छेद, और छेद क्या हो गया? वहाँ गैस कम हो गई है, जिसके माध्यम से ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जो कि हमें स्किन कैंसर बनाती हैं,
उनको रोकने का काम करती है। अगर ये नहीं रहेगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्किन संबंधित कैंसर है या अन्य रोग बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो ओजोन गैस का अलग से हम टॉपिक भी है आपके में एनवायरमेंट ज्योग्राफी में, इसमें भी ये ओजोन गैस हम कई बार पढ़ते हैं कैसे लाभकारी है, कैसे इसको, तो हमारे धरातल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है या हमारी मीथेन गैस है जो इसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, तो इनको रोक के लिए पर्यावरण संगठन कई कार्य कर रहे हैं जिनके द्वारा इसको बचाने का कार्य किया जाए कि ओजोन गैस के नाश ना हो सके। तो मुख्य रूप से देखिए, जब हमने इस चैप्टर में बात की है तो हमारे वायुमंडल के संगठन में सबसे इम्पॉर्टेंट कारक हैं गैसें, धूल के कण, जलवाष्प और प्रकाश, जो हमारे सूर्य का प्रकाश है, और ये सारी। तो हमें जब ये पता होगा कि इनके द्वारा हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है, तो अब हम इसमें लेयर्स के बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।